दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा, लुक्स कैन बी डिसीविंग। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। ये कहावत हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स पे एकदम फिट बैठती है। इनमें से एक प्लैनेट है नेपट्यून। आपने नेपट्यून को बाहर से कुछ इस तरह का देखा होगा। बाहर से शांत और बेहद खूबसूरत दिखने वाला नेपट्यून प्लैनेट अंदर से बेहद खतरनाक और डरा देने वाला दिखता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नेपट्यून के अंदर तेज हवाओं के साथ साथ साइक्लोन्स और लाइटनिंग भी देखने को मिलती है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? आई नो, इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट को भी इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि क्योंकि नेपट्यून इतना ठंडा प्लेनेट है तो उसमें किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं हो रही होंगी और वो एकदम काम और लाइफलेस प्लेनेट है। लेकिन जब 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपट्यून को विजिट किया और उसकी ढेर सारी डिटेल्ड फोटोग्राफ्स हमसे शेयर करी, तब पता चला कि नेपट्यून पे बहुत कुछ चल रहा है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये प्लेनेट इतना एक्टिव है कि हर बार जब एस्ट्रोनॉमर्स नेपट्यून को देखते हैं तो वो पिछली बार से काफी अलग दिखता है। आखिर नेपट्यून पे इतनी एक्टिविटी कैसे हो रही है जब उसका ही ट्विन प्लैनेट यूरेनस पूरी तरह से फीचरलेस और बोरिंग है? आखिर क्यों नेपट्यून हर बार देखने पर अलग दिखता है? इसको समझने के लिए हमें प्लैनेट के अंदर जाना होगा। तो चलिए अपने इमेजिनरी स्पेसक्राफ्ट को लेकर नेपट्यून के अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये प्लेनेट अंदर से इतना भयानक है। जैसे जैसे हमारा स्पेसक्राफ्ट नेपट्यून के पास पहुंच रहा है, हमें ये रियलाइज होने लगा है कि जो प्लेनेट दूर से एक सॉलिड बॉल की तरह दिख रहा था, पास जाने पर मालूम पड़ता है कि इस प्लेनेट पे तो कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। ये प्लेनेट एटमॉस्फेयर की एक मोटी नीली चादर से बना हुआ है। लेकिन आखिर ये प्लेनेट नीला ही क्यों दिखता है? सफेद, पीला या किसी और रंग का क्यों नहीं दिखता है? इसका जवाब हमें प्लेनेट में घुसने पर मिलता है। दोस्तों, नेपट्यून सूरज से 30 गुना ज्यादा दूरी पर है। इतनी दूरी होने पर सनलाइट नेपट्यून पे बस नाम मात्र ही पड़ती है। फिर भी नीले प्लेनेट के ब्लैक बैकग्राउंड में हमें नेपट्यून की पतली पतली रिंग्स दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों, नेपट्यून की रिंग्स आइस पार्टिकल से बनी होती हैं और इन क्रिस्टल्स पे सिलिकेट्स और कार्बन बेस्ड मटेरियल की पतली सी परत मौजूद होती है जो इन रिंग्स को रेडिश कलर देती है। प्लेनेट के सदर्न हेमिस्फीयर में हमें जुपिटर की तरह एक काला ओवल शेप्ड का धब्बा दिखाई पड़ रहा है जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है। ग्रेट डार्क स्पॉट का साइज इतना बड़ा है दोस्तों कि इसमें पूरी की पूरी पृथ्वी ही फिट हो जाए। आखिर नेपट्यून पे ये डार्क स्पॉट किस चीज का है? शायद अंदर घुसने पर हमें मालूम पड़ जाएगा। स्पेसक्राफ्ट में बैठे नेपट्यून को ऊपर से देखने पर ये एक बोरिंग सी लाइफलेस बॉल की तरह दिख रही है। इस बात से अनजान कि इन बेजान परतों के अंदर हमें एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिलेंगे। हमारा स्पेसक्राफ्ट प्लेनेट के अंदर घुसता है। अंदर घुसते ही हमें ये एहसास हो जाता है कि ये प्लेनेट कितना ठंडा है। नेपट्यून को अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 0.1% सनलाइट मिलती है, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर्स -220 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। दोस्तों, यहाँ इतने तेज आंधी चल रही है कि सामने आने पर किसी भी चीज के पर कच्चे उड़ जाएं। यहाँ हवा की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इतनी तेज चलते हवा किसी और प्लेनेट पे नहीं देखी गई है। दोस्तों, यहाँ चारों तरफ नीले नीले हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स दिख रहे हैं। पृथ्वी के सिरस क्लाउड्स की तरह दिखने वाले ये बादल मीथेन से बने हुए हैं। नेपट्यून के इन क्लाउड्स का बिहेवियर बहुत डायनेमिक होता है। समय समय पर ये बादल साइज और इंटेंसिटी में बदलते रहते हैं। कभी ये कम हो जाते हैं तो कभी ज्यादा। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स जब नेपट्यून को दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो हर बार वो अलग सा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, बादलों में ऐसी उथल पुथल सूरज की वजह से हो रही है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। नेपट्यून का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जहां मीथेन के ट्रेसेस भी हैं। ये मीथेन प्लेनेट पे पड़ रही सनलाइट के रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ब्लू वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए ये प्लेनेट नीला दिखता है। दोस्तों, तेज आंधी के साथ साथ यहाँ एटमॉस्फेयर हेजी नजर आ रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे किसी हाईली पोल्यूटेड सिटी में दिखाई पड़ता है। लेकिन दोनों के कॉम्पोजिशन में बहुत फर्क है। जहाँ सिटी का हेज पॉल्यूटेंट्स जैसे कि स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से बनता है, वहीं नेपट्यून पे हेज सूरज की रोशनी पड़ने पर एटमॉस्फेयर के ब्रेकडाउन से बनता है, जहां हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एथेन, एसिटाइलिन एक्सेट्रा मौजूद होते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, टेम्परेचर घटता चला जा रहा है। धीरे धीरे धुंध भी छट रही है और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। नेपट्यून के 500 किलोमीटर अंदर जाने पर हम पहुंच जाते हैं नेपट्यून के एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर पे, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। यहाँ पर अर्थ की तरह ही कई तरह के वेदर फेनोमेना दिखाई पड़ते हैं, जिनको देखने पर मानो एक समय ऐसा लगे
कि हम पृथ्वी पे ही मौजूद हैं। ट्रोपोस्फीयर में घुसने पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर तेजी से बढ़ता जा रहा है। वातावरण में अमोनिया, मीथेन और वाटर की मात्रा बढ़ते ही जा रही है। यहाँ अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे अलग अलग प्रकार के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ मीथेन क्लाउड्स दिख रहे हैं, वाटर क्लाउड्स दिख रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया के क्लाउड्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। और इन सब क्लाउड्स में पृथ्वी की तरह बिजली चमकते हुए दिखाई पड़ रही है दोस्तों। दूर हमें एक तेजी से घूमते हुए बड़े साइज का साइक्लोन भी दिख रहा है। दोस्तों अब पता चला नेपट्टून पे जो काले रंग का धब्बा दिखाई पड़ रहा था वो असल में यही साइक्लोन थे। प्लेनेट पे और नीचे जाने पर ढेर सारी मात्रा में कुछ चमकते हुए पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। ये पत्थर क्या हैं? नजदीक से देखने पे ही पता चल पाएगा, जिसके लिए हमें और नीचे जाना पड़ेगा। ट्रोपोस्फीयर में 200 किलोमीटर नीचे जाने पे नेपट्टून का एटमॉस्फेयर हॉटर और डेंसर हो जाता है और अल्टीमेटली हमें चारों तरफ वाटर, अमोनिया और मीथेन आइस से बना हुआ स्मूदी जैसा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मिक्सचर दिखता है। हम नेपट्टून के मेंटल में घुस गए हैं दोस्तों। मेंटल में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है। करीब 7000 किलोमीटर नीचे पर्याप्त टेम्परेचर और प्रेशर मिलने पे मीथेन टूटकर चमकदार क्रिस्टल्स में बदल जाता है। दोस्तों ये क्रिस्टल्स कुछ और नहीं, डायमंड्स हैं, जो ढेर सारी मात्रा में मेंटल में धीरे धीरे सिंक कर कोर के सॉलिड सरफेस पे डिपॉजिट हो रहे हैं। ऐसे डायमंड्स हमने जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस पे भी देखे हैं। मेंटल के इस थिक ओशियन के बहुत अंदर जाने पर हमें कोर का सॉलिड सरफेस दिखता है। कोर को देखने पर समझ में आ जाता है कि नेपट्टून का एटमॉस्फेयर इतना ठंडा होने के बावजूद इतना एक्टिव कैसे है। दोस्तों कोर पे टेम्परेचर्स बढ़कर 5100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। आयरन, निकल और सिलिकेट से बना हुआ नेपट्टून का कोर अपने अंदर की हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल रहा है और इसलिए एटमॉस्फेयर में मूवमेंट देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि सूरज की वजह से नेपट्टून के बादलों में उथल पुथल हो रही है। साइंटिस्ट ने जब नेपट्टून के बादलों की फॉर्मेशन साइकिल को ऑब्जर्व किया तो पाया कि ये साइकिल कहीं ना कहीं सोलर साइकिल से मैच करती है। मतलब जैसे सूरज में एक्टिविटीज तेज होती हैं, वैसे ही नेपट्टून में ढेर सारे बादल दिखने लगते हैं। लेकिन जब सूरज की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, तो नेपट्टून के बादल भी कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सोलर साइकिल को ऑब्जर्व करने पर हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है या फिर ये एक मेयर कोइंसिडेंस था। वैसे दोस्तों जैसे हमने नेपट्टून को पहले फीचरलेस और लाइफलेस समझा था, ठीक वैसे ही यूरेनस को भी एकदम फीचरलेस और बोरिंग समझ लिया था। हमें ये रियलाइज करने में 34 साल लग गए कि असल में यूरेनस उतना भी फीचरलेस नहीं है जितना हम समझते थे। आखिर साइंटिस्ट को ऐसा क्या दिख गया यूरेनस में, जानना चाहते हैं दोस्तों तो इस वाले वीडियो पे क्लिक करिए। बाकी अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। बाय।